वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और इस साइंस ग्रुप का मैथ है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। डेफिनेशन एग्जांपल के साथ इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो ताकि तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ सको। अगर आपको कोई पार्टी का क्वेश्चन रिक्वायर है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मैंने वीडियो की टाइमलाइन दे दी है। तो जो क्वेश्चन आपको समझना है उस पर क्लिक कीजिए, वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चंस को लाजमी देखो, उसमें मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज के कंसेप्ट को बताया है। अगर वो क्वेश्चन आप समझ लेते हो तो बाकी क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि इस तरह की कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये और जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, नीचे हमें मैट्रिक्स दिए गए, इनका क्या हमने फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना। फाइंड का मतलब क्या होता है, यानी कि मालूम करना, उसको बताना हमने। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, हमें तो मैट्रिक्स का ही नहीं पता, तो ऑर्डर उसका किस तरह बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके ऑर्डर को पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। क्योंकि स्टूडेंट ने इससे पहले 6, 7 और 8 क्लास में मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट टाइम उसके सामने एक टॉपिक्स आया है, तो इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स को किस तरह डील किया जाए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम इसके ऑर्डर को फाइंड करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को पता होगा तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियल नंबर को पढ़ेंगे, रियल नंबर की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उसके सेट को पढ़ेंगे। फर्ज कर लें कि मेरे पास ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रियल नेचुरल नंबर। यानी कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इनके दरमियान में कोई और नंबर नहीं होता, यानी कि 1 के और 2 के दरमियान में कोई दूसरा नंबर नहीं होता। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं और इसको n से डिनोट किया जाता है। तो अगर इन नंबर्स में हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें ज़ीरो ऐड नहीं होता। अगर इन नंबर्स में हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो वो जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर का सेट बन जाएंगे। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये भी इस तरह चलते हैं, ये भी नेचुरल नंबर की तरह होते हैं, लेकिन इनमें ज़ीरो भी शामिल होता है। यानी कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इनके दरमियान में कोई और दूसरा नंबर नहीं होता। इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ नंबर नेगेटिव की फॉर्म में भी होते हैं। ये सारे 0 और पॉजिटिव की फॉर्म में, कुछ नंबर नेगेटिव की भी फॉर्म में होते हैं। तो उस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें 0 का नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो, और उसको जी से डिनोट किया जाता है। यानी कि 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 अप टू सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये पॉजिटिव के नंबर है, इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, -1, -2, -3 और अप टू सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें ज़ीरो भी शामिल हो, पॉजिटिव के नंबर भी हों और नेगेटिव के नंबर भी मौजूद हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम पढ़ेंगे। ये सारे जो नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर, इनके हट कुछ नंबर्स हम देखते हैं कि बटे की फॉर्म में होते हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में भी होते हैं, वो डेसिमल की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं। तो उन नंबर्स को हम किस तरह सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो नंबर जो होते हैं वो रैशनल फॉर्म में होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनको पी आवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि बटे की फॉर्म में लिखा जाए। और यहाँ पे जो पी और क्यू है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स,
यानी कि वही सेट जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, यानी कि ये माइनस के भी होते हैं, पॉजिटिव के भी होते हैं और नेगेटिव के भी नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे जो फॉर ऑल हम लिख सकते हैं कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वो, और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 1/2, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। 3/5 ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। -3/4 ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह रैशनल नंबर्स में तमाम ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर भी मौजूद होते हैं। इंटीजर नंबर को तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये पी और क्यू ये बिलोंग करते हैं किस इंटीजर नंबर से। इसका मतलब इंटीजर्स नंबर रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो बाकी जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? तो 1 अगर मैं यहाँ पे 2 को लिखूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 है, तो 2 के हमेशा नीचे 1 मौजूद होगा। इसको हम लिखते नहीं वैसे, मैथमेटिक्स में हम इसको लिखते हैं जब क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको लिख लेते हैं। किसी भी नंबर्स के बटे में 1 मौजूद होता है, यानी कि अगर 3 को लिखूँ तो वो भी 1 मौजूद है। तो ये बटे की फॉर्म में आ गया। इससे हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि 5 है, 5 अवर 1 हो सकता है, -3 अवर 1 हो सकता है। तो इस फॉर्म से हम कह सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, रैशनल नंबर्स। तो इस लिहाज से हम इसको पढ़ सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर्स नहीं होते तो उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। उसको एन क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर, फर्ज कर लें कि मेरे पास एक्स कोई नंबर है, नॉट इक्वल टू हो पी आवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि ये पी आवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, पी और क्यू बिलोंग कर रहे हैं किससे, सेट ऑफ इंटीजर्स से, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम कह सकते हैं ये जो नंबर ये इर्रेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर नहीं। बाकी जितने भी नंबर होंगे जो रैशनल नंबर्स नहीं है, बाकी उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट को हम सोल्व नहीं कर सकते। इनका ऑर्डर हम, यानी कि 1/2 इनकी पावर्स है बन जाती है, तो इनके ऑर्डर को हम सोल्व नहीं कर सकते। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं नंबर्स, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पाई ये भी इर्रेशनल नंबर्स होता है, और एक्सपोनेंशियल जो नंबर्स है ये भी इर्रेशनल नंबर्स होता है। तो अब हम कह सकते हैं जो रियल नंबर्स होता है वो किसके बराबर होता है, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से, और ये जो बराबर होता है वो क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के यूनियन को हम इकट्ठा करें इन नंबर्स को, तो वो जो नंबर्स बनेंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स को हम अगर रियल लाइन में ड्रा करें तो हम किस तरह इसको पढ़ सकते हैं ताकि इसको मज़ीद आपको समझ आ जाए कि रियल नंबर असल में होते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लाइन आई, ओके, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या है, -1, -2, -3। इस एरो का मतलब ही यही होता है कि ये इन्फिनिटी नंबर्स हैं, लामहदूद नंबर्स हैं, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। इस जो एरो का मतलब है, इस तरह इसी एरो का मतलब ये इस तरह चलते जाएँगे, इनके कोई इनकी लिमिट नहीं है। तो रियल नंबर 0 और 1 के दरमियान अगर हम नंबर्स को देखें तो इनके दरमियान भी इन्फिनिटी नंबर्स मौजूद होते हैं। जिस तरह हमने नेचुरल नंबर्स में पढ़ा है कि 1 और 2 के दरमियान में अगर कोई नंबर्स नहीं होता, 2 और 3 के दरमियान में कोई नंबर नहीं होता, यानी कि 2 के फ़ौरन बाद 3 आता है, 3 के फ़ौरन बाद 5 नंबर 4 आता है, 4 के बाद 5। इस तरह इनके दरमियान में कोई नंबर्स नहीं होता है। लेकिन रियल की जो फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। रियल की फॉर्म में हर नंबर के दरमियान में इन्फिनिटी नंबर मौजूद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं इस तरह देखूं 0.01, तो ये भी तो एक नंबर है ना। 0.05 ये भी तो एक नंबर है। 0.0001 ये भी तो एक नंबर है। अगर 2.5 ये भी तो एक नंबर है। ये जो सारे नंबर मैंने 0.01 और 5 ये
1 और 0 और 1 के दरमियान मौजूद है। इस तरह ये इन्फिनिटी नंबर जो हो सकते हैं, इसका तरह 0.999 इस तरह लिखता जाऊँ अप टू सो ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा। तो ये करीब-तरीन 1 के हो सकता है, लेकिन ये 1 नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर्स में, हर रियल नंबर के दरमियान में इन्फिनिटी नंबर्स मौजूद होते हैं। इस तरह हम हमें पता चल के एक छोटी-सी इससे हमें इसका माइंडसेट बन गया कि रियल नंबर असल में होते क्या हैं? ऐसे नंबर जो दुनिया का हर नंबर उसमें मौजूद होता है। और तमाम नंबर, किसी भी नंबर्स को भी आप लिख के देखो तो वो रियल नंबर्स में शामिल होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है। ओके दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है, मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास कुछ रियल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अप टू सो ऑन, ये इसी तरह चलते जा रहे हैं। इस इन रियल नंबर्स को हम इस तरह अरेंज करें या इनकी इस तरह बनावट बना दें कि जो रेक्टेंगल फॉर्म में बन जाए, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन जाए। जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह इनको लिख दें, ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई है। यानी कि रियल नंबर कोई भी हम रियल नंबर्स लें, उसको रेक्टेंगल फॉर्म बना दें, यानी कि उनकी एक रेक्टेंगल फॉर्म बना दें, एक रेक्टेंगुलर बनावट बना दें और इस रेक्टेंगल फॉर्म को ब्रैकेट्स में बंद कर दें, कैपिटल ब्रैकेट्स में बंद कर दें। तो ये जो टोटल हमारे पास शेप बनी है, इसको हम क्या कहेंगे? ये मैट्रिक्स है। तो इस तरह के हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, 3, 1 और 5 है। इस तरह की जो शेप होती है, इसको हम क्या कहते हैं कि रियल नंबर्स को किसी भी इस तरह अरेंज करें कि उसकी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाए। उस रेक्टेंगुलर फॉर्म को क्या करो, एक ब्रैकेट्स में बंद कर दो, तो वो जो टोटल शेप हमारे पास बनेगी, वो जो बनावट बनेगी, उसको हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जिस तरह ये एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इसको हम शो करवा सकते हैं कि ये एक ए मैट्रिक्स है। कैपिटल लेटर से, उसको अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसी तरह ये मैट्रिक्स, इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये फ़र्ज़ कर लें कि ये बी मैट्रिक्स है। इस तरह कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अगर मैं लिखूँ ये यहाँ पे ये है सी मैट्रिक्स है, 2, 3, 1 और 0। ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कहेंगे? ये बी मैट्रिक्स है। तो अगर हम गौर से देखें, ये जो रियल नंबर्स है, ये मैट्रिक्स की क्या होते हैं कि ये मैट्रिक्स के नंबर्स में मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स की बनावट में मौजूद होते हैं, जिनको हम अरेंज करते हैं और उसकी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाती है। वो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म बनती है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन रियल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की, वैसे तो इनको रियल नंबर्स कहते हैं, लेकिन जब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो इनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं। यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं, इनके हम मैट्रिक्स की एलिमेंट्स कह सकते हैं या मैट्रिक्स की एंट्रीज कह सकते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। दो फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी बी मैट्रिक्स की एंट्रीज की बात करें तो वो क्या है? 2 है, 3, 1 और 5 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम मैट्रिक्स की एंट्रीज या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कह सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस को बुक से पढ़ते हैं ताकि इसका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशंस लिखी है। 1.1 इसका टॉपिक्स है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 है, उसका टॉपिक्स क्या है? 1 है, फर्स्ट उसका टॉपिक है। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एरे को आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसी अरेंजमेंट है, आर फॉर्मेशन ऑफ, या उसकी एक कोई बनावट है। किसकी बनावट है? ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, यानी कि हम कोई रियल नंबर को इस तरह कलेक्ट करें कि उसकी एक बनावट या उसकी एक शेप बन जाए। कैसी शेप बने? रेक्टेंगुलर शेप बन जाए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी कि एक कोई भी हम रियल नंबर्स लें, उसको इस तरह अरेंज करें, यानी कि एरे का मतलब अरेंजमेंट करें कि उसकी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाए। यानी कि सच डैट उन्होंने कहा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह हमने कुछ नंबर्स ले लिए, तो उसको क्या किया? अरेंज कर दिया। किस तरह अरेंज किया कि उसकी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई, यानी कि 1, 3, 4,
और उसके नीचे हमने क्या लिख दिया 7 2 और 0। ये जो फॉर्म बनी इसको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। एंड देन क्लोज बाय ब्रैकेट्स, उसको क्या करना है ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। तो उसको ये जो टोटल शेप बन के आई है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल दी है सच दैट मैट्रिक्स इज एन अदर मैट्रिक्स। तो ये एक दूसरा मैट्रिक्स है। इसको बुक से भी मैंने पढ़ा दिया और वैसे भी आपको बता दिया। तो नीचे उन्होंने लिखा है वही टर्म द रियल नंबर्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इंट्रीज, यानी कि जो टर्म्स हम फॉर्मेशंस में यूज करते हैं यानी कि मैट्रिक्स को बनाने के लिए जिन रियल नंबर्स को हम यूज करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं या मैट्रिक्स की क्या इंट्रीज है। ये आपने बात याद रखनी क्योंकि ये आगे बहुत सारे इसमें इसको यूज किया जाता है क्योंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स की इंट्री की बेस पर इनकी टाइप्स को डिवाइड किया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए और प्लूरल उसकी फॉर्म जो होती है वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स और सिंगुलर फॉर्म होती है मैट्रिक्स, और जो उसकी प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है मैट्रिसेस होती है। यानी कि जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। द मैट्रिक्स आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर। तो ये भी मैंने आपको बात बता दी है कि कन्वेंशनली तौर पे मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी कि ए बी सी एम कुछ भी हो सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो अब हम मैट्रिक्स को इसकी डिटेल से पढ़ते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिक्स ली है। अगर हम इसके यहाँ पे जो रियल नंबर्स की अरेंजमेंट हमने की है, उसकी फॉर्मेशंस बनाई है, इसको अगर हम गौर से देखें तो इनकी अरेंजमेंट को कुछ नंबर्स हमने लेफ्ट टू राइट फॉर्म में मिल रहे हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिल रहे हैं, और कुछ नंबर्स हमें नंबर की जो तरतीब है वो वर्टिकली फॉर्म में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो यानी कि 3 5 और 0 को अगर हम देखें तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है यानी कि लेफ्ट टू राइट जो इनकी अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स की रोज कहलाती हैं यानी कि रोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी, इसको R1 का नाम दे देंगे रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये 8 9 और 2 की इसकी भी अरेंजमेंट को अगर देखें तो ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये जो इसके नंबर्स की तरतीब है ये रोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो इसको R2 का नाम दे सकते हैं यानी कि ऐसे नंबर जिनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा जाए यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर्स की तरतीब होती है उसको मैट्रिक्स की रोज कहते हैं। तो वो मैट्रिक्स की रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स के हम देखें 3 और 8 ये जो नंबर्स की तरतीब है ये वर्टिकली फॉर्म है यानी कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम नंबर की तरतीब है। तो इसको हम कहेंगे कि ये वर्टिकली फॉर्म में है तो इसको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम का मतलब सी को इससे हम इसको डिनोट करेंगे। ये जो नंबर्स हैं ये इसको हम रोज ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं, और ये जो नंबर है इसको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी कि इस तरह जो नंबर्स की तरतीब है 3 और 8 और 5 9 ये नंबर्स की तरतीब, और 0 और 2 ये जो नंबर्स की तरतीब है। इस तरह नंबर की तरतीब को हम कह सकते हैं जो वर्टिकली फॉर्म में होगी वो मैट्रिक्स की क्या कहलाएंगी रोज ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी, और इसको सी से डिनोट करते हैं। ये C1 होगा और ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। इस तरह अगर हम इसको एक मैट्रिक्स और यहाँ पे लेके देखें तो 2 है 3 5 3 1 और 0। इसको अगर हम गौर से देखें इसको मज़ीद इसकी डिटेल से पढ़ें तो हम देखें कि फर्स्ट रोज में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 3 एलिमेंट्स। तो सेकंड रो में भी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 1 और 0 3 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट हो और सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स हो गए। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 2 3 5 3 1 और यहाँ पे कुछ भी ना हो तो मैं कहूँ कि ये एक मैट्रिक्स है। तो फिर ये एक कोई भी मैट्रिक्स नहीं बन सकता। फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स हैं सेकंड रो में भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो नंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी तादाद होगी वो सेम होगी, एक जैसी होगी। तो यहाँ पे 0 मौजूद होगा। तो इसी तरह अगर मैं कॉलम की बात करूँ फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2
2 एलिमेंट्स है, तो सेकंड कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स है? 2 ही एलिमेंट्स है, लेकिन वो एलिमेंट मुख्तलिफ है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है। तो इसी तरह फिर थर्ड कॉलम में भी 3 ही एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनकी तादाद सेम ही रहे। अगर इसको इस तरह लिखें, फॉर एग्जांपल 2 3 3 और यहाँ पे कुछ भी ना हो, 5 और 0, क्या ये मैट्रिक्स होगा? इस तरह के जो नंबर्स होंगे, इस तरह इनको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में जितने वन पहले कॉलम में नंबर्स होते हैं उतने ही दूसरे कॉलम में होंगे, उतने ही तीसरे कॉलम में होंगे। नंबर्स की तादाद जो होगी वो सेम होगी, लेकिन वो नंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स हमें दिया गया, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें 1 2 0 3 5 और 4 2 1 इस तरह का एक मैट्रिक्स है। इन मैट्रिक्स ए, तो उन्होंने क्या लिखा है? एक मैट्रिक्स ए में द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, जो एलिमेंट्स या एंट्रीज को मैंने बताया हॉरिजॉन्टल वे में है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, लेफ्ट टू राइट फॉर्म में, यानी कि 1 2 और 0 इनकी जो तरतीब है, इनको हम क्या कहेंगे? रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि इन मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो देयर आर द इन 3 रोज। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 और 3 रोज हैं, यानी कि इनमें हॉरिजॉन्टल वे में जो भी नंबर जो होगा उसको रोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो ए मैट्रिक्स में 3 रोज है, तो R1 R2 और R3 से इसको हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स की क्या है? रोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। इसी तरह बी मैट्रिक्स अगर हम देखें, बी मैट्रिक्स में नंबर्स की तरतीब क्या है? वर्टिकली फॉर्म में अगर हम इसकी नंबर की तरतीब को पढ़ना चाहें, 2 0 और 3, ये एक नंबर की तरतीब बन रही है। इसी तरह 3 1 और 2 ये नंबर की तरतीब बन रही है। तो इसको हम C1 का नाम दे देंगे, इसको C2 का, इसको C3 का। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन मैट्रिक्स बी ऑल एंट्री रिप्रेजेंटेड वर्टिकली वे, यानी कि जो एंट्रीज वर्टिकली फॉर्म में है उसको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि किस मैट्रिक्स को वो एंट्रीज होंगी उस मैट्रिक्स के वो कॉलम बन जाएंगे। इन मैट्रिक्स बी देयर आर 3 कॉलम दैट शो C1 C2 C3। यहाँ पे इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात ली है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर रोज हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी कि तमाम रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम में भी तमाम एलिमेंट्स नंबर ऑफ उनकी जो तादाद होती है वो सेम होती है। बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम में नॉट बी सेम, यानी कि वो नंबर खुद एक दूसरे से सेम नहीं हो सकते, लेकिन जो उनकी तादाद होगी वो सेम होगी, एक जैसी होगी। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको पढ़ेंगे और बहुत डिटेल के साथ इसको समझेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। हमने पीछे पढ़ा है, मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ा है और मैट्रिक्स में जो मौजूद एंट्रीज होती है उनकी अरेंजमेंट को पढ़ा है कि वो किस अरेंज में होती है। तो कुछ नंबर जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं और कुछ नंबर्स होते हैं जो वर्टिकली फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे नंबर इसी रोज और मैट्रिक्स जो एक कॉलम की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं और नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, यही हमें बताते हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। यानी कि एक मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं और जितनी नंबर ऑफ कॉलम होती है वो हमें बताते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर फर्स्ट ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 3 और 1। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज, तो ये R1 हो जाएगी। इसी तरह सेकंड इसकी रोज की बात करें 0 8 और 9, तो ये R2 हो जाएगी। यानी कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हमें मिल गई हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम की बात करें 2 और 0, ये एक C1 ये एक कॉलम बन गया। इसी तरह 3 और 8 एक कॉलम ये हमें मिल गया C2। इसी तरह 1 और 9 एक कॉलम ये हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम हमें मिले हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 बाय 3।
और ये 2/3 जो होगा यही इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा कि ये इसका ऑर्डर है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ये उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो हमें बताते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में जो नंबर की तरतीब है वो कितनी, 3 और 1, एक ये इसकी रोज है R1। इसी तरह 8 और 0 इसको देखें तो ये R2 है। तो इसी तरह वर्टिकली फॉर्म में जो नंबर्स की तरतीब है उसको हम देख सकते हैं 3 और 8, एक इसकी C1, ये कॉलम बन गया, एक 1 और 0, ये जो नंबर्स की तरतीब है उसको हम कह सकते हैं C2। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि 2 बाय कॉलम कितने हैं, 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखते हैं। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल मैं लेकर देखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है, 3 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बन जाएंगी जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नंबर की तरतीब, यानी कि एक तो ये बन गई 3, जो ये R1 बन जाएगा। इसी तरह एक 1 जो नंबर था ये R2 बन जाएगा। इससे हमें पता चल रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ रोज हैं। अगर कॉलम की बात करें यानी कि 1 और 3 वर्टिकली फॉर्म में जो नंबर की तरतीब है ये C1 बन जाएगा। इसी तरह 2/3 इसका जो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। एक मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज और जितनी नंबर ऑफ कॉलम होती है वो हमें बताती हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने लिखा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ इन ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं स्पेसिफाइज, यानी कि वो तयन करते हैं इट्स ऑर्डर, उसका ऑर्डर का तयन करते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स एम, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स एम ये दिया गया, ठीक है। तो एम हैज रोज एंड एन कॉलम, देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर एन एम बाय एन, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एम है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, एन है। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाय एन, यानी कि पहले नंबर ऑफ रोज को लिखा है बाद में नंबर ऑफ कॉलम को लिखा है। तो एम यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 नंबर ऑफ रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो हम कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2/3 का ऑर्डर है। इसी तरह हम एन मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे एन मैट्रिक्स दिया है, इट 3/3 ऑर्डर। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3। क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ रोज है। इसी तरह अगर कॉलम की बात करें तो इसमें 3 ही नंबर ऑफ कॉलम है, ये जो वर्टिकली फॉर्म है, 1 2 और 3। इसमें 3 ही नंबर ऑफ रोज है और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का। इसी तरह एक पी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, यानी कि 3 2 5, ये नंबर की तरतीब है। तो एक ही नंबर ऑफ रोज है। तो इस और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम की अगर बात करें यानी कि एक कॉलम ये 3 बन गया, एक कॉलम ये 2, एक ये 5। तो इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो हम कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/3 का ऑर्डर है। आई होप कि आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी और उसमें मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उसकी भी समझ आ गई होगी, और इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनका हमने क्या करना, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स को हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है तो ऑर्डर हमने पढ़ा है कि जितनी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होंगी और जितने कॉलम होंगे वो हमें बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और 3, एक नंबर ऑफ रोज ये बन गई यानी कि R1। इसी तरह -5 और 6, एक इसकी रोज ये बन गई R2। इसी तरह हमें पता चल रहा है कि इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, अब हम इसको देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। 2 और -5, एक तो एक कॉलम ये बन रहा है। इसी तरह 3 और 6, एक कॉलम इसका ये बन रहा है।
तो इसको हम कह सकते हैं इसमें 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर मान है वो क्या बन जाएगा, 2/2 का ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह बी मैट्रिक्स की बात करें, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो इसको 2 बाय इसका और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2, 3, 1 और 5 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो भी 2/2 का बनेगा। ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। मकसद ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना, क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास मौजूद है कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी, 2 और 4 यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में जो नंबर की तरतीब है, वो एक ही हमें मिल रही है। 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 और 2, तो इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 1/2 का इसका ऑर्डर बन गया। इसी तरह डी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने, एक ये नंबर ऑफ कॉलम रोज होगी R1, R2 और R3, इसमें 3 हमें नंबर ऑफ रोज मिल रही हैं। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो एक ही नंबर ऑफ कॉलम मिल रहा है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1/3/1 का बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखते हैं। इसी तरह ई मैट्रिक्स की बात करें, में नंबर ऑफ रोज कितनी, 1, 2 और 3, यानी कि ए डी, एक ये नंबर ऑफ रोज बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ रोज है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो कितने, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, तो 3/2 इसमें नंबर ऑफ इसका ऑर्डर बन गया, यानी कि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह एफ मैट्रिक्स की बात करें तो एफ मैट्रिक्स में R1 एक ही नंबर ऑफ रोज है और कॉलम कितने, C1 एक ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 1/1। इसी तरह जी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हमें मिल रही हैं, 1, 2 और 3, यानी कि एक ये और एक ये, तो इसमें हम कह सकते हैं इसका 3 नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम कितने, 1, 2 और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3/3 का ऑर्डर बन जाएगा। ये होप कि आपको पहले क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आ रही होगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस और इसके मैंने कंसेप्ट को ऑलरेडी आपको बता दिया, तो क्वेश्चन में इतना डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशंस को ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल के साथ पढ़ा दिया। तो एच हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, R1 और R2, 2 नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो एक ये नंबर ऑफ कॉलम है, एक ये है, एक ये, 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा क्या बनेगा, 2/3। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान से रखनी है कि जो नंबर ऑफ रोज उसको पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखते हैं। अगर इस तरह इसके ऑर्डर को मैं लिख दूँ, 3/2, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये और मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी मैं इसमें 3 नंबर ऑफ रोज होंगी और 3 नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम होंगे और 3 नंबर ऑफ रोज होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखना। तो अब इसके सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें उन्होंने क्या क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, उन्होंने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन-कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, तो फिर हम इसको बता सकेंगे कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इसकी क्या कंडीशंस है, क्या शराइत है और इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो सर इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, फर्ज कर लें कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, A, 2, 3, 1 और 0 और एक बी मैट्रिक्स 2, 3, 1 और 0, तो ये क्या आपस में दोनों इक्वल हैं कि नहीं, इसकी कंडीशंस को हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशंस में सबसे पहले कि दोनों, जिन 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल बराबर साबित कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि सेम ऑर्डर वाले ही मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट जो कंडीशंस है वो क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए।
उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यहाँ ऑर्डर को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो अब इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि उसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। क्या है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि उनके जो मुतनाज़रा अरकान होंगे वो आपस में बराबर होने चाहिए। अब मुतनाज़रा अरकान क्या होते हैं इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 2 है तो सेकंड बी मैट्रिक्स में भी यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर 3 है तो सेकंड में बी मैट्रिक्स में भी 3 ही होना चाहिए, यानी कि जिस पोजीशन पे ए का एलिमेंट्स है उसी पोजीशन में बी के एलिमेंट्स के वो बराबर होना चाहिए। अब एलिमेंट्स की पोजीशन जो होती है ये हमें मालूम होनी चाहिए। हर मैट्रिक्स का एक जनरल मैट्रिक्स होता है, तो वो हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स की एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैं जनरल मैट्रिक्स लिखूँ तो वो किस तरह लिख सकता हूँ? ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। ये ए मैट्रिक्स का क्या है? एक जनरल मैट्रिक्स है। तो ये हमें बताता है कि इसमें एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। ए वन वन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? 2 है। कैसे? ये फर्स्ट रोज में है और फर्स्ट ही कॉलम में। अगर ए टू वन की बात करें, टू वन, तो ये क्या है? हमारे पास 1 है। यहाँ पे क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। तो ए टू वन से क्या मुराद है कि ये सेकंड रोज में ये जो नंबर होता है नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और ये जो नंबर होता है ये नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेकंड रोज में है और फर्स्ट कॉलम में। ये अगर हम इस तरह इसको लिखें, फर्स्ट सेकंड रोज और फर्स्ट कॉलम, तो इस पोजीशन पे हमें एलिमेंट्स मिल रहा है। इस तरह ये किसी भी मैट्रिक्स का जो जनरल मैट्रिक्स होता है वो हमें बताता है कि एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ पे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1 के बराबर है। इसी तरह 0 जो है वो क्या होगा? 822, यानी कि वो सेकंड रोज में है और सेकंड ही कॉलम है, तो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह हमें एक कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से मुशाबहत करने के लिए हमें आसानी हो जाती है कि इसका जनरल मैट्रिक्स हमें बता देता है कि वो कहाँ-कहाँ पे मौजूद है। हमें पता चल रहा है कि इनका इनका जो ऑर्डर है वो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है, यानी कि 2 क्रॉस 2 है, और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2 क्रॉस 2 है। तो इट मीन्स दैट कि इनकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड कंडीशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है? बी मैट्रिक्स के बराबर है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है, 1 0 8 और -1। इसी तरह डी मैट्रिक्स है, 1 0 8 और 1। क्या ये आपस में बराबर हैं? इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2, यानी कि इसमें 2 ही नंबर ऑफ रोज है और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह इसमें भी 2 ही नंबर ऑफ रोज है और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर सेम है। तो फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड कंडीशंस को देखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो हम कह सकते हैं कि सी इज नॉट इक्वल टू डी। जी सी जो मैट्रिक्स है वो डी के बराबर नहीं, क्योंकि इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि सी डी के बराबर नहीं है। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और उनकी जो अलामतें वो भी सेम ही होनी चाहिए। तरह अगर इसकी एक और एग्जांपल मैं लेके देखूं, सी नॉट इक्वल टू डी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स है, 1 और 0, और एक एफ मैट्रिक्स 1 0 8 और 9, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो अगर इसके इस फर्स्ट ऑर्डर इसका ई का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1, यानी कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज और वो एक नंबर ऑफ कॉलम है। अगर एफ मैट्रिक्स की बात करें इसका जो ऑर्डर क्या है वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, यानी कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज है और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है।
इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, यानी कि इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये ई नॉट इक्वल टू, ई जो है वो एफ के बराबर नहीं है। अब इसकी डेफिनेशंस को हमने पढ़ लिया, अब इसको डेफिनेशंस को बुक से देखते हैं, तो वहाँ पे क्या लिख, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी, लेट कर लें कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, कोई उससे दो मैट्रिक्स है हमारे, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो बी के बराबर है, एंड डिनोटेड बाय, इसको किस तरह हम लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, यानी कि ए को बी के बराबर लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, अगर वो दोनों इस दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इन दोनों कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के। फर्स्ट इसकी कंडीशन क्या है कि उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के आपस में बराबर होते हैं, दे आर और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि दे आर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज, यानी कि उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स या कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि कोरिस्पोंडिंग का मतलब मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बता दिया, यानी कि उनके जो मुतनाज़रा अरकान होते हैं, जिस पोजीशन में ए का एलिमेंट्स है उसी पोजीशन में बी का एलिमेंट्स वो आपस में बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल हम बुक्स में मौजूद है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और बी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आर इक्वल मैट्रिक्स, उन्होंने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है वो दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। कैसे इक्वल, द ऑर्डर ऑफ ए, अगर ए के ऑर्डर की बात करें वो क्या है, 2x2, यानी कि इसका 2x2 का ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ बी किसके बराबर है, बी के ऑर्डर के बराबर है। अब आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी कि सर ये कैसे है? तो इसको ये इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 1 2 प्लस 1, और इसमें क्या -4 और 4 -2, अगर इसको हम सोल्व करें, इसको हल करें, तो ये 1 का 1 रहेगा, 2 प्लस 2 और प्लस 1 तो ये 3 बन जाएगा, इसी तरह -4 वैसे का वैसे ही, और 4 -2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है ए मैट्रिक्स के साथ, इसके साथ, तो इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 का ही ऑर्डर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इनके जो मुतनाज़रा अरकान है वो भी आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी क्या है, 3 है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा और जो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं वो जो मैट्रिक्स वो बराबर इक्वल है आपस में। एल और एम की अगर बात करें, यहाँ पे एक एल मैट्रिक्स है और एम मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, क्यों आपस में इक्वल नहीं है, इसको देख लेते हैं कि वी से दैट ऑर्डर ऑफ एल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम, इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, बट द एंट्रीज इन सेकंड रोज, यानी कि एंट्रीज इन एंड सेकंड कॉलम आर नॉट सेम, यानी कि सेकंड रोज और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस का तो यहाँ पे क्या माइनस का 2 है, तो इसकी डेफिनेशंस को हम यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो उनकी अलामतें हैं वो पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का होना चाहिए, वो जो नेगेटिव का है तो नेगेटिव का होना चाहिए, अगर उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। इसी तरह थर्ड इसकी एग्जांपल है कि पी और क्यू दो मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, उन्होंने क्या क्या है कि ये इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं, इसको देख लेते हैं, वो सी डैट ऑर्डर ऑफ पी, अगर पी का ऑर्डर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या है 2/2, इसका 2/2 का ऑर्डर है, इसी तरह क्यू का जो ऑर्डर है वो क्या बन रहा है, 2, क्यू का ऑर्डर बन रहा है 2/3, यानी कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 2x3, तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इनकी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ, ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, अगर ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट कंडीशंस को देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2
1 बाय 1 का, इसमें एक ही नंबर ऑफ रोज़ है और एक ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1 का। अब हम देखें 1 बाय 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स वो कौन-सा है? अगर इसका ऑर्डर देखें तो क्या है 1 बाय 2 का, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हो सकता है 1 बाय 1, तो क्यों? अगर हम इसको सॉल्व करें, सी जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 माइनस 2, तो इसका जो ऑर्डर कितना बन जाएगा सी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो इसका जो ऑर्डर क्या बन गया 1 बाय 1। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई होगी, तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो भी क्या है 3, इसका भी ऑर्डर क्या बन गया 1 बाय 3। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो रही है कि ये इनका ऑर्डर सेम है। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखेंगे, तो सी में क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, तो इसकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी जो है वो किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स वो बराबर किसके है, सी के मैट्रिक्स के। अब इसका ये क्वेश्चन हल हो गया। अब बी को देखो, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, बी का ऑर्डर हमारे पास क्या बन रहा है 1 बाय सॉरी 2 बाय 1 बाय 2 बन रहा है, यानी कि इसमें एक ही नंबर ऑफ रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। तो हम इस ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम ढूंढेंगे, इस तरह का कोई ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है अगर डी, क्योंकि सी तो ऑलरेडी बराबर हो चुका है, सी तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ए के बराबर है। डी का अगर ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 1 बाय 2 का ऑर्डर, 1 बाय 2 का ऑर्डर बन रहा है। तो इसका अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखें, यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, इसका मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी के बराबर नहीं हो सकता। एफ ई की बात करें तो इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है, एफ की बात करें तो इसका भी ऑर्डर 1 बाय 2 नहीं है, जी की बात करें तो क्या इसका ऑर्डर 1 बाय 2 है? नहीं, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 नहीं बनेगा। एच की बात करें, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं, 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर सेम नहीं। आई की अगर बात करें, आई इसमें कुछ इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आई जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है 3 इंटू 3 प्लस 2 के बराबर है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा 3 प्लस 2 5। अब इसका ऑर्डर कितना बन रहा है 1 बाय 2, यानी कि इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 और बी का ऑर्डर भी क्या है 1 बाय 2 है, यानी कि इनके ऑर्डर तो सेम है। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखो, यहाँ पे बी का मैट्रिक्स लिखो, तो क्या है 3 और 5, इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये बी ए के बराबर है। नहीं, इसको कर दो कि बी इसके बराबर है, बी जो है वो बी आई के बराबर है, यानी कि बी का जो मैट्रिक्स है वो आई के बराबर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी के मैट्रिक्स को देखेंगे। डी का ऑर्डर अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर 1 बाय 2 है, तो इसके ऑर्डर को हम देखेंगे, इस तरह का कोई और ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 1 है, तो जी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, इसको अगर हम हल भी कर लें, फॉर एग्जाम्पल जी मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 1 3 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3, क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, तो ये जी बन गया। तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है वो 2 बाय 1 का, तो इसका ऑर्डर क्या 1 बाय 2 का, इसका मतलब डी वो जो मैट्रिक्स है वो किसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। इसी तरह हम ई मैट्रिक्स को देखेंगे, ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का क्या हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है, अगर जी की बात करें तो ये इसके बराबर नहीं, एच मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है, यानी कि इसका भी जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 का ऑर्डर है। तो ई जो बराबर हो सकता है वो किसके बराबर एच के, कैसे, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो हम सिंपल ये जो मैट्रिक्स है ये क्या आपस में बराबर है। ओके, तो अब हम देखेंगे एफ का जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2, यानी कि इसमें 1 ए 2 नंबर, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है
2/1 का ऑर्डर है, यानी कि 2/1 का, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज है और 1 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 2/1 का है। तो अब 2/1 का जो ऑर्डर है उसका कोई और मैट्रिक्स यहाँ पे है, यहाँ पे हमने जी को हल किया था यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 2/1 का। इट मीन दैट कि एफ का ऑर्डर और जी का ऑर्डर आपस में बराबर है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें यहाँ पे। एफ का अगर एलिमेंट मैट्रिक्स लिख दें वो क्या है 2 और 6, तो यहाँ पे हम अगर देखें 2 और 2 के बराबर है, 6 यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो किसके बराबर है, जी मैट्रिक्स के बराबर है। तो इस तरह नेक्स्ट जे जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम हल करें 2 + 2, 2 - 2 और 2 + 4 इज 2 + 0, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसको हल करो, क्या इसका ऑर्डर बनता है 4, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 0। ये जो मैट्रिक्स है किसके बराबर है, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 2/2 का। इसका ऑर्डर सेम है, यानी कि ई और एच मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है, तो क्या इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। 4 किसके बराबर है 4 के, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सिंपल जो जे का मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ई और एच मैट्रिक्स के बराबर है। और जो डी का ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर हो गया, एफ मैट्रिक्स के बराबर। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि ये ए जो मैट्रिक्स है वह किसके बराबर है, सी के मैट्रिक्स के बराबर है, तो बी का मैट्रिक्स आई के मैट्रिक्स के बराबर है। और इसी तरह ई एच और जे ये आपस में बराबर हैं, तो एफ किसके बराबर है, जी के मैट्रिक्स के बराबर है। थर्ड क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपने सबसे पहले उसका ऑर्डर देखना है और उसके बाद जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में बराबर होने चाहिए। 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और क्या बताना है यहाँ पे, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो नीचे मैट्रिक्स की इक्वेशंस दी गई है इसको वो सेटिस्फाई करें, यानी कि जो ए बी और सी की वैल्यू हम फाइंड करें वो उन इक्वेशंस को, उनकी वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये इक्वल की फॉर्म में लिखा है, तो इसमें यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपस में इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या इसकी इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन को। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है ए प्लस सी। ए प्लस सी किसके बराबर है, यहाँ पे हम किसको इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के जो इक्वल मैट्रिक्स का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए इसकी इक्वेशंस को लिखेंगे, यानी कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, तो सेम इनका ऑर्डर सेम है और इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने, यानी कि ए जो ए प्लस सी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी बराबर है 0 के, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह A+2 भी, A+2 भी ये किसके बराबर होगा -7 के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह C-1 ये किसके बराबर है 3 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरह 4D-6 ये किसके बराबर होगा 2D के। सबसे पहले हमने जो भी यहाँ पे इक्वेशंस दी है मैट्रिक्स की फॉर्म में जो इक्वेशन दी है उसको हमने कोरिस्पॉन्डिंग के एलिमेंट्स को आपस में बराबर लिख लिया, इक्वेशंस बन गई। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्ज कर लें कि हमारे पास ये सी मैट्रिक्स है फ्रॉम इक्वेशंस, फ्रॉम 3 इक्वेशन। 3 को लेने का मकसद क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही सी है, तो और इसमें कोई वेरिएबल यानी कि ए बी डी इसमें शामिल नहीं, तो हम आसानी के साथ सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। C-1 किसके बराबर है 3 के, तो सी यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, इस साइड पे -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1। तो सी किसके बराबर आ जाएगा 4 के।
तो यहाँ से हमें क्या सी की वैल्यू मिल गई। अब सी की वैल्यू को हम किसी पे पुट कर सकते हैं जहाँ पे सी ऐड है। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख लो, क्या है ए प्लस सी इसके बराबर है इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी क्या है, सी इक्वल टू है 4। यहाँ पे सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे। बस सी की वैल्यू को यहाँ पे मैं लिखूँ ए प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू वो कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया इक्वल टू 0। अब या ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 4 यहाँ पे प्लस का तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू मिल जाती है हमें। इस तरह हम ए और सी की वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे बी और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड इक्वेशंस हमारे पास क्या है, ए प्लस 2b किसके बराबर है, -7 के। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये वाली, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ ए पुट। यहाँ पे क्या करो, इसकी ए की वैल्यू को पुट कर दो। तो कितनी है, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। तो माइनस का 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी को हम सेपरेट कर देंगे, 2b यहाँ पे रह गया, तो -7 प्लस 4 यहाँ पे क्या रह गया, 2b इक्वल टू माइनस का 7 और प्लस का 4, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, -3/2 के। यानी कि बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आ गई, बी इक्वल टू -3/2। ओके, इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन डी से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 4 से उसकी डी की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि डी किसी और इक्वेशंस में शामिल नहीं है। तो इसको हम यूज़ करते हुए डी की वैल्यू फाइंड करें, 4d -6 इक्वल टू 2d। तो डी यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। डी की वैल्यू एक साइड पे कर लो, वो जो डी के बगैर वो एक साइड पे कर लो, ये 4d यहाँ पे रह जाएगा और ये 2d इस साइड पे जब आएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4d -2d, तो प्लस का 2d बच गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। तो d इक्वल टू किसके हो जाएगा, 6/2। और d की फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या, कैंसिल करते कैंसिल हो रहे हैं, 3 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे लिख दो, ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हम इसको देखेंगे, विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या ये ए बी सी और डी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, क्या ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं क्या नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे, ए प्लस सी ए प्लस 2b, यहाँ पे क्या -c -1 4d -6। एक मैट्रिक्स ये है और इसके इक्वल में हमारे पास क्या है, 0 -7 3 और 2d एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको पुट करेंगे कि क्या ये आपस में बराबर आते हैं कि नहीं। अगर ये आपस में इक्वल आते हैं तो ये वैल्यू इसकी करेक्ट है, यानी कि इसकी वैल्यू हमने सही फाइंड की है। अदरवाइज ये इसकी वैल्यू सही फाइंड नहीं हुई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, -4 प्लस सी की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे क्या ए की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 2। बी की जहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो क्या -3/2 -3/2। इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस का 4 -1
4 इंटू डी की जो वैल्यू है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 3, यहाँ पे 3 आ गया, -6 इक्वल टू 0 -7 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो उसकी यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब इसको मज़ीद सोल्व करो, -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। इसी तरह 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा -4 और -3, तो माइनस का क्या आ जाएगा 7। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -4 और -3 बच गया, -4 और -3 कितना बन जाएगा -7। 4 और -1 किसके बराबर आ गया 3। यहाँ पे क्या हमें 4 3 12 12 माइनस, इसको इस तरह आप सेपरेट भी हल कर सकते हो, 4 इंटू 3 और -6, तो 4 3 12 -6, तो कितना आ गया 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू 0 -7, यहाँ पे क्या है 3, और इसको हल करो 3 2 3। अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ पे क्या है 1 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे भी -7, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है। तो हम कह सकते हैं ये जो ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये इस इक्वेशंस को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। आई होप कि दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल के साथ हर इक्वेशन, हर क्वेश्चंस को मैंने बता दिया। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि